Hello students, welcome to Abhilaw, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigiri, and in our lecture series of the Indian Evidence Act 1872, till now we have completed one video on section 3 chapter 1. This is another video which will discuss section 3, the interpretation clause of chapter 1. Today we are going to discuss what is relevant. Yes, if I explain you this, I will explain in a very simple language. एक जमाने में देवानंद नाम के हीरो बहुत सुपरस्टार थे. आज के बच्चों को अगर हम देवानंद के बारे में पूछे तो उनको पता नहीं होगा. क्यों? एक टाइम का देवानंद जो रेलेवेंट था आज वो रेलेवेंट नहीं है. मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा रेलेवेंट का मतलब क्या है. आइए हम देखते हैं रेलेवेंट का क्या मतलब है. सिंपल मीनिंग रेलेवेंट का ये होता है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैटर एट द हैंड. लीगल मीनिंग ये होता है कि रेलेवेंट वो चीज़ होती है जो एविडेंस के रूप में एडमिसिबल हो. एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको किसी का मोटिव साबित करना है, कॉन्स्पिरेसी प्रूव करनी है, प्रिपरेशन बताना है, उसने लिया हुआ एक्शन बताना है, डाइंग डिक्लेरेशन दिखाना है, कन्फेशन है, ये सारे चीज़ें रेलेवेंट तब बनती है जब वो फैक्ट इन इशू को प्रूव करती है. तो याद रखना है ये उसका लीगल मीनिंग हो गया. उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन के जो क्लॉज है इस एक्ट का, उसमें हम देखते हैं कि रेलेवेंट का मतलब क्या है. वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज referred to in the provision of this act relating to the relevancy of fact. इसका मतलब क्या है कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से तब रेलेवेंट होगी, तब कनेक्ट होगी, या एक से ज़्यादा वे में कनेक्ट होगी कब, जो इस रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का जो चैप्टर है चैप्टर 2 में उसके प्रोविजन से अगर उसको रिलेट किया जाए तो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलेवेंट बन सकती है. मुझे लगता है कि मैंने आपको रेलेवेंट का मीनिंग एक्सप्लेन किया है. अब हम देखते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट हमेशा दो टाइप के होते हैं. एक होता है लॉजिकल रेलेवेंट और दूसरा होता है लीगली रेलेवेंट. आइए हम इन दोनों वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं. लॉजिकल रेलेवेंट क्या है? मिस्टर ए सॉ मिस्टर एक्स वॉकिंग टूवर्ड्स एन अनयूज्ड वेल with a knife with lot of blood in it. क्या हुआ है? एक संडे आफ्टरनून में किसी ने देखा कि एक्स अनयूज्ड वेल की ओर जा रहा है, उसके हाथ में चाकू है और चाकू पे बहुत सारा खून लगा हुआ है. नाउ लॉजिकल रेलेवेंट क्या होता है कि जब वो अनयूज्ड वेल में गया और उसके बाद वहां से आया, इसका मतलब ये है उसने जरूर चाकू को अनयूज्ड वेल में डाला होगा. ओके, डाला है या नहीं, ये होता है लॉजिकली रेलेवेंट. बिकॉज ए हैज सीन हिम विद नाइफ वॉकिंग टुवर्ड्स द वेल विच इज द मर्डर ऑफ द वेपन. आने के टाइम उसके हाथ में वेपन नहीं है, तो लॉजिकल रेलेवेंट हो गया कि उसने वो चाकू अनयूज्ड वेल है उसमें डाला है. अब हम देखते हैं लीगली रेलेवेंट का मीनिंग. लीगली रेलेवेंट का मतलब क्या है? मिस्टर एक्स सेज ही हैज मर्डर्ड मिस्टर जेड and then thrown the knife that he has used to the murder in the unused well. Now here the fact is relevant not only to the extent of the murder weapon, but the fact of X murdering Z needs to be established further in section 27 of the Evidence Act. Clearly lays down that only that part of the information may be proved which clearly relates to the fact thereby discovered. तो ये लीगली रेलेवेंट का एग्जाम्पल है. लीगली रेलेवेंट मतलब क्या? उसने बोला था कि मैंने डाला है और जब वो चाकू वहां से निकलती है तो ये लीगली रेलेवेंट होता है कि हाँ उसने चाकू डाला, लेकिन उसने मर्डर किया क्या वो ये फैक्ट सिद्ध नहीं कर पाएगी. तो ये लॉजिकल रेलेवेंट हो गया, लीगल रेलेवेंट हो गया. इसको अधिक तौर पे समझने के लिए एक केस को हम देखते हैं, मदाता रुई वर्स केस. ये बहुत फेमस केस है. इसको ये भी बोलते हैं केस को फादर बेनेडिक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. 1966 की ये केस है. स्टोरी ऐसी चलती है कि एक फादर है जो रोमन कैथोलिक प्रीस्ट है, उसकी उम्र 37 है, और एक दूसरी लेडी है जो विक्टिम बन चुकी है, जो डिजीज्ड है, वो है मरिया कुट्टी. उसकी उम्र थी 43 ईयर्स
और उसने 3 बार शादी किया है और उसके 5 बच्चे थे और वो विडो थी। बेनेडिक्ट, फादर बेनेडिक्ट और मरिया कुट्टी, इनका रिलेशनशिप, और वो हमेशा फ्रीक्वेंटली एक दूसरे को मिलते। मरिया कुट्टी हमेशा फादर के घर पे जाती और वो ये भी बोलती कि फादर बेनेडिक्ट से उसको एक बच्चा हुआ है जो अब 2 साल का है। एंड when the incident happened, there were not many chances of she begetting a child from her deceased husband, as he was not keeping well. She might have blackmailed him during 1966. ये स्टोरी का बैकग्राउंड है। 15 जून 1966 मरिया घर छोड़ती है बेनेडिक्ट, फादर बेनेडिक्ट के पास। वो फादर बेनेडिक्ट के साथ एक लोनली जगह पर जाने के टाइम कोई उसे देखता है। And Father Benedict says to Maria Kutti, let's go to a lonely place and have an uninterrupted love, and killed her. Her naked body was found on 16 June 1966, but it was not recognized by anyone. It was only after some time the mother of Mary Kutti and the daughter recognized with photograph. Session Court convicted Father Benedict under section 364 kidnapping and abducting in order to murder and section 302 murder of IPC. Punishment 364 में for abduction in order of murder 5 years rigorous imprisonment, section 302 में murder with death punishment. अब सेशन कोर्ट ने तो फादर बेनेडिक्ट को कन्विक्ट कर दिया अंडर सेक्शन 364 और 302। अभी कौन कौन से बातों के द्वारा why did session court convicted Father Benedict? Let's look at the case properly and how the facts were brought before the court in session court. Number 1, accused had strong motive for murder. क्या accused का motive था? वो blackmail करती थी। That deceased was last seen alive with the accused. They were then proceeding toward the scene of offense. The most proximity in point of time being about an half an hour before the murder, and in point of distance being about 6 furlong from the scene. मतलब उन्होंने जाने के टाइम उनको देखा जहां पर मर्डर हुआ था आधे घंटे पहले उस वक्त। थर्ड, that scene after midnight within about an half an hour of the murder, the accused was seen in considerable state of agitation at the place about 6 furlongs from the scene, coming from the direction of the scene, and then he proceeded from there to the gate of Archbishop Palace in Changnasheri. और फोर्थ जो फैक्ट लाया गया था, बेडशीट वॉज फाउंड, द बेडशीट दैट वॉज फाउंड ऑन द बॉडी बिलोंग टू द एक्यूज। पांचवा जो फैक्ट लाया गया था, दैट फ्रॉम द स्पॉट पॉइंटेड आउट बाय द एक्यूज वॉज रिकवर्ड द नाइफ विथ विच मोस्ट ऑफ द इंजरीज फाउंड ऑन द बॉडी कुड हैव बीन इन्फ्लिक्टेड एंड विच ऑन केमिकल एग्जामिनेशन वॉज फाउंड टू बी स्टेन्ड विथ ह्यूमन ब्लड। द लास्ट पॉइंट जो सिक्स्थ है, फ्रॉम दैट ड्रॉअर इन हिज रूम in the orphanage, the accused took out and produced a blue bag. The evidence of the witnesses who saw the accused go towards the scene and come away from it, that he was at the time carrying such bag, and inside of which was found and chemical examination to be stained with human blood. ये सारे जो फैक्ट्स थे, उस फैक्ट के द्वारा क्या हुआ, उस फैक्ट के द्वारा फादर बेनेडिक्ट कन्विक्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि हाई कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी क्यों किया। देखिए, सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया फादर बेनेडिक्ट को। कौन कौन से पॉइंट हाई कोर्ट ने कंसीडर किए, क्यों उसको एक्विटल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। फादर बेनेडिक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसको भूलना नहीं जब आप रेलेवेंसी के बारे में क्वेश्चन लिखते हो। नंबर 1, नो विटनेस टू प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन देम। मरिया कुट्टी बोलती थी कि उसका रिलेशनशिप है, ये तो हियर से एविडेंस है, लेकिन कोई विटनेस उसको प्रूव नहीं कर पाया। और फादर बेनेडिक्ट ने बताया कि हाँ, वो मेरे को जरूर आके मिलती थी। क्यों? क्योंकि उसको मिल्क पाउडर, मिल्क चाहिए था, व्हीट पाउडर चाहिए था, बच्चों को कपड़े चाहिए थे, पैसे चाहिए थे, तो आती थी और मेरे से लेकर जाती थी। Number 2, hearsay witness can't be considered as per section 60 of Evidence Act. If Maria has shared the fact of her relationship with father, it can't be considered as dying declaration. Point number 3, जो हाई कोर्ट ने कंसिडर किया, no single witness has seen both father going along with Maria to the murder place and coming back alone. Fourth point, there was all chances of getting mistaken
of father to someone because it was night time. मतलब रात का समय, लाइट नहीं है, कौन कैसे पहचाना कि ये फादर ही था। पांचवा पॉइंट, फादर ने ये भी बताया जो बेडशीट और जो ब्लू बैग है विथ नाइफ वर रिकवर्ड ओनली एट अ लेटर स्टेज and all of them agreed as an evidence of father in compulsion. The accused has told the magistrate that he had protested his innocence to the police and told them that he knew nothing about the crime and that were tortured him and compelled him to make a confession. With that, it can be also assumed that the bedsheet or blue bag were the plot made which was set against him. ये फादर बेनेडिक्ट ने बताया। तो हम देखते हैं हाई कोर्ट ने इसकी वजह से उसको क्या कर दिया, रिलीव कर दिया। अगला क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं, व्हाट इज अ फैक्ट इन इशू। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन क्लॉज है जो हमको याद रखना है। फैक्ट इन इशू का मतलब पहले हमको फैक्ट समझना चाहिए। ओके, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच either by itself or in connection with other fact, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in a suit or proceeding. ये होता है फैक्ट इन इशू। अब हमको याद रखना है कि फैक्ट क्या है। हमने फैक्ट एक्सप्लेन किया है हमारे वीडियो लेक्चर में, एक्सटर्नल और इंटरनल। प्लीज वो वीडियो आप जरूर देखिए। अब हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होता है, याद रखना है कि अगर प्रोसिक्यूशन कहता है कि जो एक्यूज्ड है उसने विक्टिम की और मर्डर किया है और एक्यूज डिनाई करता है, तो ये फैक्ट इन इशू बनता है। वेदर ए हैज किल्ड एक्स, इट बिकम्स फैक्ट इन इशू बिकॉज ए डिनाइड दैट ही हैज नॉट किल्ड एक्स, सो दिस बिकम्स फैक्ट इन इशू। याद रखना है, सिंपल है। और ये फैक्ट इन इशू के लिए जो फैक्ट्स है जो इसको कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं रेलेवेंट फैक्ट। और याद रखना है ये रेलेवेंट फैक्ट एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे तब ये रेलेवेंट फैक्ट बनेंगे। कब कनेक्ट करेंगे, जब ये सेक्शन 2 के रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के चैप्टर 2 के प्रोविजन के थ्रू रहेंगे तब वो कनेक्ट हो पाएंगे। वहां पर अलग अलग सर्कमस्टेंसेस दिया है कि कैसे फैक्ट एक दूसरे को कनेक्ट किया जाए। फैक्ट इन इशू ऑल्सो रिफर्स टू fact out of which legal right, liability or disability arises. Such legal right, liability or disability is involved in the inquiry and upon which the court has to give a decision. So ये जो fact in issue है इसके ऊपर कोर्ट को डिसीजन लेना है और इस डिसीजन लेने के पहले जो अलग अलग फैक्ट्स है वो कोर्ट के सामने लाए जाएंगे और जो फैक्ट कनेक्ट होंगे उसको बोलेंगे रेलेवेंट फैक्ट। याद रखना है, द क्वेश्चन एज टू व्हाट फैक्ट may be the fact in issue must be determined by substantive law or the branch of procedural law which deals with pleading. तो हमने देखा फैक्ट इन इशू, व्हाट इज फैक्ट इन इशू। अब हम देखते हैं व्हाट इज बेसिकली द स्टेटस ऑफ फैक्ट। 3 प्रकार के स्टेटस होते हैं फैक्ट के। पहला होता है प्रूव्ड, दूसरा होता है डिसप्रूव्ड और तीसरा होता है नॉट प्रूव्ड। आइए हम देखते हैं प्रूव्ड का इंटरप्रिटेशन क्या है। प्रूव्ड फैक्ट, a fact is said to be proved when after considering the matter before it the court either believes it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of particular case to act upon the supposition that it exists। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फैक्ट अगर कोर्ट के सामने लाया जाए और कोर्ट ये बिलीव करती है कि हाँ इसका एग्जिस्टेंस है और वो हुआ है, तो वो हो गया प्रूव्ड फैक्ट। और जब ये कोर्ट ये कहेगी कि हाँ ये ऐसा हुआ है, तो यहां पर ऐसा भी लिखा है कि जो प्रूडेंट मैन है, सर्वसाधारण मनुष्य है, उसके सामने भी अगर ये फैक्ट इन इश्यू में ये फैक्ट लाए गए और उसको बताए गए तो उसको भी लगेगा कि ऐसा ही हुआ है। दैट इज कॉल्ड प्रूव्ड फैक्ट। अब हम देखते हैं डिसप्रूव्ड फैक्ट। अगर अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन after considering the matters before it the court either believes it that it does not exist or consider its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of a particular case to act upon the supposition that it does not exist। इसका मतलब क्या है कि देखिए फैक्ट डिसप्रूव हो गया। कब डिसप्रूव हो गया, जब वो फैक्ट कोर्ट के सामने लाया गया तो कोर्ट ने उसको बिलीव ही नहीं किया कि ऐसा हो सकता है, या
कंसीडर किया कि इसका नॉन एग्जिस्टेंस है, तो ये फैक्ट डिस्प्रूव हो गया। ये कब डिस्प्रूव माना जाता है? अगर उसी चीज को सर्वसाधारण मनुष्य के सामने बताया जाए और वो भी उसी प्रकार से सोचे, वैसा ही डिसीजन ले जैसा कोर्ट ने लिया है। ऐसा होता नहीं है नेचुरली, लेकिन एक्ट में लिखा हुआ है, तो वो हो गया फैक्ट इज डिस्प्रूव। अभी नॉट प्रूव, नॉट प्रूव का मतलब क्या है कि अब जब तक वो फैक्ट प्रूव के लिए सामने लाई नहीं जाती या वो प्रूव या डिस्प्रूव नहीं होती, तो वो जो फैक्ट है नॉट प्रूव्ड है। याद रखना है, फैक्ट पहले से रेडी है, लेकिन उसको टाइम पर पेश किया जाता है कोर्ट में। जब उसको पेश किया जाएगा तो डिसीजन होगा प्रूव्ड या डिस्प्रूव्ड। जब तक वो फैक्ट सामने लाई नहीं जाएगी, वो फैक्ट नॉट प्रूव्ड है। आइए हम कुछ सेक्शन को देखते हैं। वो जब जहां पर फैक्ट इन स्टेटस ऑफ फैक्ट डिस्कस किया गया है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में सेक्शन 5 to 55, ओरल एविडेंस 59 और 60 में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 61 to 90A में, बर्डन ऑफ प्रूफ 101 to 114A में। अभी एक केस लॉ को याद रखना है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस स्टेशन ओरीलाल जायसवाल। ये सुप्रीम कोर्ट का 1994 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट प्रूफ डज नॉट मीन rigid mathematical demonstration because that is impossible. It is means such evidence as would induce a reasonable man to come to a conclusion. मतलब हमको प्रूफ का मतलब ये नहीं कि 2 + 2 = 4 ऐसा साबित करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर रीजनेबल मैन को अगर वो चीज बताई जाए और वो भी उसी नतीजे पर पहुंचे, इसका मतलब वो फैक्ट क्या हो गई है? प्रूव हो गई है। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में रेलेवेंट बताया, व्हाट इज रेलेवेंसी बताया, स्टेटस ऑफ फैक्ट बताया, व्हाट इज फैक्ट इन इश्यू बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। अगर आप चाहते हैं कुछ कमेंट डालने के लिए, abhilaw comments@gmail.com पर आपका कमेंट जरूर भेजना। थैंक यू सो मच।